गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारा आज की वर्कशीट नंबर 49। डेट है हमारी 3 नवंबर 2020। आज की जो वर्कशीट आई है हमारी भूगोल के पाठ 2 से आई है। लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। हमारे देश के बारे में आई है, भारत के बारे में आई है, भारत में क्या क्या है ये इसने दिया गया है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय या थार मरुस्थल। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती है उसे मरुस्थल बोलते हैं। थार मरुस्थल जो कि हमारे देश में है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म या उष्ण मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है और ये गर्म रेगिस्तान है। यहाँ की जो बालू है, रेत है, वो गर्म है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बालू के टिब्बे से ढका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे तरंगे उठती रहती हैं। जब रेत उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे तरंगे उठ रही हैं। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है यहाँ पर, जिस कारण से शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। वर्षा कम होगी तो जो वनस्पति है वो नाम मात्र की ही मिलेगी और जो जलवायु है वो यहाँ की शुष्क है, सूखी है। इन्हीं विशेषताओं कारण से मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है पूरे विश्व में। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। ऐसा ये मान्यता है कि जब मेसोजोइक कल्प था उसमें ये समुद्र के अंदर था, बाद में बाहर आ गया। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवसादों और आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त प्रमाणों से होती है। वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं ऐसे जिससे ये लगता है कि ये पहले समुद्र के अंदर था। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। लकड़ी के जो फोसिल्स मतलब अवशेष, वुड मतलब लकड़ी के अवशेष मिले, उनकी आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं। वैसे तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, उसी से बना हुआ है, लेकिन जो यहाँ की परिस्थितियाँ शुष्क हैं और वायु की जो क्रियाएँ होती रहती है, वायु से जो रेत उड़ती रहती है उससे जो रेत का अपरदन होता है उसकी वजह से ये प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भुज आकृतियाँ हैं। ये आपको याद करना है कि प्रमुख भुज आकृतियाँ कौन कौन सी भुज आकृतियाँ मतलब भू आकृतियाँ मतलब मिट्टी की जो आकृतियाँ बनी, रेत की जो आकृतियाँ बनती हैं वो। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बलकान किसे कहते हैं? ऐसा बालू का टीला जो आधे चांद की शेप में है। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाया जाता है। लेकिन लंबे लंबे टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएँ तो बरकान के समूह को देख पाएंगे। अगर कभी राजस्थान जाना हो तो राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, वहाँ पर अगर जाना हो आपका तो बरकान के समूह वहाँ पर देख पाएंगे। बरकान मतलब अर्धचंद्राकार बालू का टीला। एक नंबर में पूछा जा सकता है। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। उत्तरी भाग का जो ढलान है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, सिंध शहर की ओर है। और दूसरा है दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर, कच्छ का रण हमारा गुजरात में है, दूसरा ढाल वहाँ पर है, दक्षिणी भाग का ढाल वहाँ पर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदी उद्गम के अभाव में वर्षा वायु होती है। मतलब जहाँ यहाँ की जो नदियाँ होती हैं बहुत कम बारिश बहुत कम होती है, इसलिए रेगिस्तान है वो अत्यधिक गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से वाष्पीकरण होता है। और जो बर्फ़ की नदियाँ हैं उनके अभाव में यहाँ की जो नदियाँ हैं वो वर्षा वायु होती हैं। जब बारिश होती है तभी नदियों में पानी रहता है, नहीं तो नदियाँ सूख जाती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंत प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो अपवाह का उदाहरण है।
क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूरी तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती, क्योंकि बारिश का पानी आता है तो बहुत कम बहती हैं ये नदियाँ, तो थोड़ी दूरी पर या तो किसी नदी या झील में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती। जब सागर तक तभी पहुँच पाती जब नदी का बहाव तेज़ हो, तो नदी का बहाव तेज़ नहीं है क्योंकि पानी नहीं है उसमें, इसी वजह से वो किसी तालाब, झील या प्लाया में मिल जाती हैं, सागर तक नहीं पहुँच पाती। प्लाया मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं। प्लाया किसे कहते हैं? जो रेगिस्तान में जो नमक वाली झीलें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है उनको कहते हैं प्लाया, जिनमें नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूना नदी है। ये आपसे एक नंबर पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जा सकता है प्लाया किसे कहते हैं, प्लाया नदियाँ कौन सी होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नमक होता है। सबसे बड़ी नदी जो है, प्रमुख नदी, वो लूनी है थार मरुस्थल में, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ प्रवाहित होती है, तो दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है रेगिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और वर्षा बहुत कम होती है। निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बनाते हैं। जलाभाव मतलब जल अभाव, पानी की कमी है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी से वाष्पीकरण, जितना तालाबों में, नदियों में पानी होता है वाष्पीकरण से उड़ जाता है, तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो ये था हमारा थार मरुस्थल। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से बाग हैं, कौन कौन से देश में पड़ता है और इसकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप समझें और करें। पेपर में 1 या 2 नंबर में ज़रूर आ जाएगा ये। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। थार मरुस्थल के अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती है तभी नदियाँ बहती हैं, तो ये भी मैंने बताया आपको। उसके बाद प्लाया से आप कैसे, ये भी मैंने बोला था कि ये आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लाया से आप क्या समझते हैं? विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई जलवायविक विशेषता है, जलवायु की वहाँ की विशेषता बतानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन सा हमारा थार, तो उसकी विशेषताएं बतानी, यहाँ की जलवायु कैसी है। थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताने हैं, ये भी मैंने अभी कराया है आपको। उसके बाद थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है, ये भी अभी मैंने बताया आपको। और लास्ट क्वेश्चन है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन टॉपिक में दिए गए हैं, तो टॉपिक पढ़िए, ध्यान से समझिए और इन क्वेश्चंस को करिए। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए।